कोरोना काल में डराने वाली खबर सामने आई है। कोरोना का फिर से एक नया वेरिएंट पैदा हो गया है। फिर से एक नया वेरिएंट दुनिया में आ गया है। यहां ओमिक्रॉन की बात नहीं हो रही है। ओमिक्रॉन के अलावा कोरोना का नया वेरिएंट आया है, IHU वेरिएंट। फ्रांस में करीब 12 लोगों में ये IHU वेरिएंट पाया गया है। अभी तो ओमिक्रॉन वेरिएंट ने ही दुनिया के होश उड़ाए हुए हैं। उसी से निपटने के तरीके निकाले जा रहे हैं। पाबंदियां फिर से लगनी शुरू हो चुकी हैं। कोरोना काल में दुनिया पर इस वायरस के नए वेरिएंट ने धावा बोला है। कोरोना का फिर से एक नया वेरिएंट पैदा हो गया है। ओमिक्रॉन की बात नहीं हो रही है, उसे भूल जाइए, वो एक अलग वेरिएंट है। नया वेरिएंट उससे बिल्कुल अलग है और दावा है कि ओमिक्रॉन से भी कई गुना खतरनाक है। करीब 1.5 महीने पहले आए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने ही दुनिया के पसीने छुड़ाए हुए हैं। फिर से कोरोना के मरीजों की बाढ़ आ गई है। उस पर यह नया वेरिएंट आ धमका है, यानी दुनिया पर नया संकट आता दिख रहा है, जो कि फ्रांस से शुरू हुआ है। कोरोना का नया वेरिएंट फ्रांस में पाया गया है, जिसे IHU कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे B.1.640.2 नाम दिया है। फ्रांस के दक्षिण में मार्से नाम का एक बड़ा शहर है, काफी मशहूर शहर है। वहां एक इंस्टीट्यूट है IHU मेडिटेरेनियन इन्फेक्शन। उसके वैज्ञानिकों ने करीब 12 लोगों में इस नए वेरिएंट को डिटेक्ट करने का दावा किया है और इसीलिए इसे IHU के नाम से पुकारा जा रहा है। नए वेरिएंट की खोज भी ओमिक्रॉन के सामने आने के कुछ दिन बाद ही हो गई थी। पिछले महीने 10 दिसंबर को ही वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि कर दी थी, लेकिन इसकी जानकारी अब जाकर दुनिया के सामने आई है। बताया गया कि फ्रांस में जब ये 12 लोग बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती हुए, तो वैज्ञानिकों को दाल में कुछ काला नजर आया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उन 12 लोगों को कोरोना के अल्फा, डेल्टा या ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बीमार नहीं किया है, बल्कि एक नया वेरिएंट ही उनके शरीर में पनप रहा है। वो नया वेरिएंट था IHU। नए वेरिएंट की खबर ने वैज्ञानिकों को सकते में डाल दिया, लेकिन उनके लिए इससे भी ज्यादा टेंशन की बात यह थी कि फ्रांस में जिस मरीज में सबसे पहली बार इस वेरिएंट की मौजूदगी का पता चला, वो पूरी तरह वैक्सीनेटेड था और तो और नवंबर में ही अफ्रीकी देश कैमरून का सफर करके लौटा था। अब सवाल यह कि नया वेरिएंट पैदा कहां हुआ, फ्रांस में या कैमरून में? क्या फ्रांस के उस शख्स को फ्रांस में वापसी पर ही IHU वेरिएंट ने अपनी चपेट में लिया, या फिर वो कैमरून में किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आया जिसे IHU वेरिएंट ने बीमार किया हुआ था? यहां तक कि ये दावे भी किए जा रहे हैं कि IHU वेरिएंट ब्रिटेन में भी घुस चुका है। हालांकि इन रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं हुई है। अभी तो फ्रांस में नए वेरिएंट के 12 केस सामने आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वहां IHU के मरीज और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि रिसर्चरों का कहना है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट में 46 म्यूटेशन है, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी ज्यादा है। यानी खतरा यह है कि यह लोगों को बीमार करने के मामले में ओमिक्रॉन को भी पछाड़ सकता है, और तो और वैक्सीन तक इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, उसको भी धता बता सकता है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की, उसमें यह भी पता चला कि इस वेरिएंट में N501Y म्यूटेशन है। इसका मतलब यह कि यह इतनी तेजी से फैलेगा कि इस पर काबू पाना लगभग नामुमकिन होगा। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि IHU वेरिएंट में E484 के म्यूटेशन भी है, यानी डर यह है कि वो हो सकता है कि इस पर वैक्सीन का भी कोई असर नहीं होगा। अब सवाल यह है कि म्यूटेशन क्या है? वायरस म्यूटेट होते रहते हैं, उनके म्यूटेशन के पीछे कोई गणित नहीं होता, ये अपने आप होता है, अचानक होता है। वायरस की म्यूटेशन को आपको जिस तरह समझिए कि वायरस का नया अवतार होता है। वायरस तो वही रहता है, लेकिन म्यूटेशन के बाद वो एक नया रूप ले लेता है। होता क्या है कि जब भी कोरोना वायरस या कोई भी वायरस किसी इंसान के शरीर पर धावा बोलता है, तो उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, अपनी आबादी बढ़ाना। इसके लिए वो खुद को रेप्लिकेट करता है, मतलब कि मरीज के शरीर में अपनी जैसी कई कॉपी बनाता है। लेकिन हर बार बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती। अपनी कॉपी बनाते बनाते वायरस एक गलती कर बैठता है, इसी गलती को कहते हैं म्यूटेशन। नतीजा, वायरस का एक नया वेरिएंट पैदा हो जाता है। ये सिंपल सी बात है। जैसे अगर हमें कोई वाक्य बार बार लिखना हो, तो 10वीं बार में या 20वीं बार में या 100वीं बार में एक बार ऐसा होगा जब हम वाक्य को हूबहू नहीं लिख पाएंगे, कोई गलती कर देंगे, कभी कोई मात्रा गलत हो जाए या कहीं कोई कॉमा या छूट जाएगा। वायरस से भी वैसी ही गलती हो जाती है और वो म्यूटेट हो जाता है। नए वेरिएंट की चिंता तब खड़ी हुई है जब भारत में कोरोना वायरस के अभी के हालात को तीसरी लहर कहा जाने लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना वायरस के मौजूदा हालात को तीसरी लहर कहा गया है। अभी तक तीसरी लहर की शुरुआत का केवल अंदेशा था, लोग अनुमान लगा रहे थे, लेकिन अब तो खुलकर कहा जाने लगा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर देश में दस्तक दे चुकी है।
पिछले एक हफ्ते में जो कोविड के कुल केसेस हैं वो 3 गुने हो गए हैं। तो तीसरी लहर है और ओमिक्रॉन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और जिन आंकड़ों के आधार पर अब सरकारी एजेंसियों से जुड़े लोग भी इसे तीसरी लहर मान रहे हैं वो शीशे की तरह साफ है। कोरोना का ग्राफ केवल ऊपर नहीं चढ़ रहा बल्कि छलांग लगा रहा है। 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जो हफ्ता बीता उसमें 46,000 मरीजों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव रहा, लेकिन 27 दिसंबर को जो हफ्ता शुरू होकर 2 जनवरी को खत्म हुआ उसमें तस्वीर एकदम पलट गई। 1,29,500 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। एक हफ्ते पहले आंकड़ा 50,000 से कम था और अगले हफ्ते में 1.25 लाख से ज्यादा मरीज हो गए। इसके बाद आया सोमवार 3 जनवरी और एक ही दिन में 35,000 से ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। पहले जो आंकड़े बताए वो पूरे हफ्ते के थे और ये 35,000 केवल एक दिन का आंकड़ा। इसे अगर पूरे हफ्ते का औसत मान लो, मतलब अगर इतने ही मरीज हफ्ते में बाकी 6 दिन आए तो आंकड़ा 2.5 लाख के करीब पहुंचता है। लेकिन ये जो रोज वाला आंकड़ा है ये भी हर दिन छलांग लगा रहा है, रोज बढ़ रहा है। 2 दिसंबर को देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा था केवल 5,754, फिर 29 दिसंबर को यह आंकड़ा हो गया 9,195। 30 दिसंबर को मरीजों की गिनती 13,000 के पार चली गई, मतलब 2 दिन में 2.5 गुना से ज्यादा। साल के आखिरी दिन यह आंकड़ा 17,000 के करीब पहुंच गया। नए साल के दिन मरीजों की गिनती सीधा 22,000 के पार पहुंच गई, मतलब 5 दिन में 4 गुना से भी ज्यादा। लेकिन आंकड़ा रुका नहीं। 2 जनवरी को मरीजों की गिनती हो गई 27,553। 3 जनवरी को सोमवार के दिन देश में 35,879 लोगों के कोरोना टेस्ट के सैंपल पॉजिटिव मिले। केवल इन 7 दिनों में, मतलब 28 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच आंकड़ा 5,500 से उछलकर 35,000 तक पहुंच चुका है और यह ग्राफ ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। लेकिन राहत की बात अभी तक यह है कि देश के ज्यादातर शहरों में इस बार कोरोना वायरस के जो मरीज मिल रहे हैं उनमें अस्पताल में भर्ती होने की नौबत केवल उन मरीजों को पड़ रही है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो। साधारण बीमारी है, हल्की बीमारी से है, गंभीर बीमारी बहुत कम लोगों में है। और जो दाखिल हैं, दिल्ली का मेरे को मालूम है कि जो भी इस समय दाखिल हैं लगभग सभी वो व्यक्ति हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग सकता है। मतलब कोरोना की वजह से मुंबई की रफ्तार एक बार फिर थम सकती है, क्योंकि वहां की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि अगर मुंबई में कोरोना के केस बढ़े तो लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मुंबई में कोरोना फैला है उसकी वजह मुंबई महानगर पालिका की नींद उड़ी हुई है और ऐसे में अब मुंबई में लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि अगर रोजाना 20,000 मरीज सामने आते हैं तो फिर लॉकडाउन लगा सकते हैं। जो हमारा राज्य सरकार है और जो हमारा केंद्र से आने वाले जो नियमावली है वो कह रहे हैं कि ऐसे ही 20,000 के ऊपर रुग्ण पाए जा रहेंगे तो लॉकडाउन लगाना जरूरी होगा। इस बीच कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र और गोवा में सख्ती बढ़ा दी गई है। मुंबई महानगर पालिका ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए और कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान दिया, जिनमें कई बिल्डिंग और सोसाइटियां शामिल हैं। नए नियम के हिसाब से अगर किसी बिल्डिंग या सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला तो उस पूरे फ्लोर को सील कर दिया जाएगा और अगर वहां 10 से ज्यादा कोरोना के केस मिले तो उस हाउसिंग सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन में डाल दिया जाएगा। यही नहीं, कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद उस सोसाइटी से कोई भी शख्स बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर वो जरूरी सेवाओं से जुड़ा ही क्यों ना हो। मुंबई के पास ठाणे महानगर पालिका भी सख्ती के मूड में है। उसने 31 जनवरी तक 1ली से 9वीं कक्षा तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया, जबकि गोवा में कोरोना मामलों पर लगाम लगाने के लिए टास्क फोर्स ने नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया। साथ ही वहां 26 जनवरी तक सभी स्कूल बंद करने के बारे में भी सोचा जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली सरकार पहले भी कई सख्त कदम उठा चुकी है और अब उसने सख्ती और बढ़ा दी और वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया, यानी कि दिल्ली में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा दिल्ली के प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करवाने का आदेश दिया गया, यानी वहां के आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। लेकिन यह आदेश सरकारी दफ्तरों और जरूरी सेवाओं पर लागू नहीं होगा। बसों और मेट्रो को भी फिलहाल पूरी क्षमता से काम करने को कहा गया है, लेकिन उनमें यात्रा के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा, मतलब बिना मास्क के यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा।
इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने भी राज्य में सख्ती लागू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया, जो 15 जनवरी तक लागू रहेगा। साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया गया, जबकि मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं स्विमिंग पूल, जिम और स्टेडियम को भी बंद करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया। इतना ही नहीं, सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के वही कर्मचारी दफ्तर जा पाएंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई होंगी। इसके अलावा एसी बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी और लोगों का मास्क लगाना भी जरूरी कर दिया गया है। उधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में करीब 700 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभी जिलाधिकारियों को सख्ती करने के निर्देश दिए, जिनके मुताबिक सभी जिलों में जुलूस, रैलियां, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के साथ खेलों के आयोजनों पर रोक लगा दी गई। साथ ही जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है, वहां स्कूल, आंगनबाड़ी और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं राज्य के सभी एयरपोर्ट पर कोरोना की RT-PCR जांच को जरूरी कर दिया गया, जबकि रेलवे स्टेशनों और राज्य की सीमा पर रैंडम टेस्टिंग करने का आदेश भी दिया गया। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की मदद के लिए 24 घंटे 7 दिन कॉल सेंटर चलाए जाएंगे और भीड़-भाड़ वाले बाजारों के साथ दुकानों में भी मास्क को जरूरी कर दिया गया। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आहट होते ही देश में कई बड़े चेहरे भी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। कोरोना से बीमार पड़ने वालों में सबसे बड़ा नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। उन्हें कोरोना हो गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी और ट्विटर पर लिखा कि उन्हें हल्के लक्षण हैं, इसलिए उन्होंने घर पर ही खुद को आइसोलेट कर लिया है। एक दिन पहले केजरीवाल को बुखार चढ़ा था, फिर उनका टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना की चपेट में हैं। 2 दिन से उनकी तबीयत भी खराब थी, जिसकी वजह से वो उत्तराखंड में पार्टी का प्रचार करने भी नहीं जा पाए और फिर उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्विटर पर जानकारी दी कि उन्हें भी कोरोना हो गया है। एक दिन पहले ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनकी पत्नी के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली तो कोरोना की वजह से अस्पताल तक पहुंच गए थे। बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो भी कोरोना से बीमार हैं, बल्कि उनकी पत्नी, पिता, यहां तक कि उनके स्टाफ के भी कई लोग इस महामारी की गिरफ्त में हैं। फिल्म इंडस्ट्री के भी कई नामी लोग कोरोना से बीमार हैं। जॉन अब्राहम, उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हैं। जॉन ने बताया कि वो एक ऐसे शख्स के संपर्क में आए थे जिसके बारे में उन्हें बाद में पता चला कि उसे कोरोना है। जॉन अब्राहम ने जानकारी दी कि उन्हें हल्के लक्षण हैं और वो अपने घर में ही आइसोलेटेड है। 28 दिसंबर को नोरा फतेही की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, जिसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने खुद बताया कि उनकी तबीयत काफी खराब है और वो बिस्तर पर हैं। इसके अलावा अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कपूर भी कोरोना की चपेट में। उनकी चचेरी बहन और अनिल कपूर की दूसरी बेटी रिया कपूर और उनके पति भी कोरोना से बीमार हैं। प्रोड्यूसर एकता कपूर को भी कोरोना हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी ने उनके चेहरे पर ही राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया है और ऐलान के लिए सही समय का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को कोरोना होने की वजह से इसकी घोषणा में कुछ दिन की देरी हो सकती है। भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा है, जो 2 बार संगरूर लोकसभा सीट जीत चुके हैं। उनका ये लोकसभा क्षेत्र वहां के मालवा इलाके में आता है, जहां राज्य की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं। तो सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं भगवंत मान, लेकिन अभी सही समय का इंतजार है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कोरोना हुआ है। ऐसे में जब वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद पार्टी सही मौके पर उनको सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकती है। और अटकलें यही थी कि भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है पंजाब में, ऐसे में उन्हीं के चेहरे को आगे रखकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। इसलिए ऐसी चर्चा है कि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के चेहरे पर पंजाब चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य की संगरूर लोकसभा सीट से सांसद भगवंत मान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, जिसका ऐलान आम आदमी पार्टी जल्द कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करने वाली पहली पार्टी होगी। असल में भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, जो 2 बार संगरूर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। और यह सीट राज्य के मालवा इलाके में आती है, जहां राज्य की 117 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा
69 सीटें इसी क्षेत्र में हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी मालवा इलाके में ज्यादा ताकत झोंक रही है और माना जा रहा है कि इसी वजह से पार्टी भगवंत मान के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ने का मन बना रही है। लेकिन पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के कोरोना की चपेट में आने की वजह से इसका ऐलान होने में कुछ दिन की देरी हो सकती है। स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने के मुद्दे पर संग्राम छिड़ गया। स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने की मुहिम का विरोध होने के बाद केंद्र सरकार ने किसी से जबरदस्ती सूर्य नमस्कार न करवाए जाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और रजा अकेडमी जैसे संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके पीछे उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं की दलील दी। अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत प्रस्तिश करना बिल्कुल हराम है। यही नहीं, कांग्रेस भी केंद्र सरकार की इस मुहिम के खिलाफ नजर आई। इस तरीके के जो भी प्रोग्राम हो वो रिलीजियस लीडर से पूछ के होने चाहिए। लेकिन मुस्लिम संगठनों के इस रुख के बाद बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। सूर्य नमस्कार योग का भाग है, तो इसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? पटना में जेडीयू दफ्तर को फिलहाल लोगों के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट भी करवाए गए। एक दिन पहले वहां पहुंचे कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एहतियातन ये कदम उठाया गया। पटना के जेडीयू कार्यालय में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इस कार्यालय को बंद किया गया है। चीन में ग्वेजो प्रांत के एक अस्पताल में चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान जमीन खिसक गई, जिससे वहां 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने पिछली कमलनाथ सरकार के फैसले को पलट दिया। अब राज्य में फिर धर्मस्व और आनंद विभाग अलग अलग बना दिए गए। इन विभागों को शिवराज सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में शुरू किया था, लेकिन फिर 2018 में कमलनाथ सरकार ने धर्मस्व विभाग का नाम आध्यात्म विभाग कर दिया और इसी में आनंद विभाग को भी शामिल करने का फैसला लिया था। आनंद विभाग में लोगों को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तौर पर खुश रखने के लिए काम किया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर दिए बयान पर सियासी घमासान मच गया। एक दिन पहले उन्होंने हर सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार होने का जिक्र किया था। जो पोर्टफोलियो मेरे पास होते हैं तो क्या मैं गारंटी दे सकता हूँ वहाँ कोई करप्शन होता ही नहीं होगा? होता है, वो लोग अपने लोग हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान पर बीजेपी ने हमला बोलने में देर नहीं की। अब जो इतनी लाचारी प्रकट करे उसको लाचारी प्रकट करने के बरिस पर त्यागपत्र दे देना ज्यादा अच्छा है। यूपी के बरेली में कांग्रेस की मैराथन में हुई भगदड़ में कई छात्राएं घायल हो गई। ये कार्यक्रम प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम के तहत कराया गया, लेकिन इसी बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और कई छात्राएं जमीन पर गिर गई। थोड़ी ही देर में वहां चीख पुकार मच गई। भगदड़ में फंसी छात्राओं में कुछ चिल्लाने लगी तो कईयों के आंसू निकल गए। बाद में घायल छात्राओं को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन मैराथन नहीं रुकी और कार्यक्रम को आयोजकों ने पूरा करवाया। यूपी में चुनाव का ऐलान भी होने वाला है, लिहाजा बरेली की भगदड़ पर सियासी घमासान शुरू होते देर नहीं लगी, क्योंकि वहां कांग्रेस की मैराथन में हुई भगदड़ में कई छात्राएं घायल हो गई। ये कार्यक्रम प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम के तहत कराया गया, लेकिन इसी दौरान धक्का मुक्की शुरू हो गई। कई छात्राएं जमीन पर गिर गईं और थोड़ी देर में वहां चीख पुकार मच गई। भगदड़ में फंसी छात्राओं में कुछ चिल्लाने लगी तो कईयों के आंसू निकल आए। बाद में घायल छात्राओं को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन मैराथन नहीं रुकी और कार्यक्रम को आयोजकों ने पूरा करवाया। जबकि कार्यक्रम की शुरुआत में भगदड़ मच चुकी थी, जिसकी वजह से कई छात्राओं को चोट आई। ये मैराथन प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। लेकिन जैसे ही मैराथन शुरू हुई, आयोजकों के हाथ से बात निकल गई और धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसकी वजह से आगे खड़ी छात्राएं गिर गईं। आयोजक एक दूसरे का हाथ पकड़े रेस की शुरुआत होने का इंतजार करते रहे और छात्राएं उन्हें हटाकर आगे निकल गईं। नतीजा ये हुआ कि सबसे आगे खड़ी लड़कियां खुद को संभाल नहीं पाईं और गिर गईं, जिसके बाद तो उन्हें दोबारा उठने का मौका ही नहीं मिला। अरे बाप रे बाप। वो जमीन पर पड़ी चीखती रहीं और पीछे की छात्राएं उनके अगल बगल से रास्ता बनाते हुए आगे निकलती रहीं, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ गए। भगदड़ में जमीन पर गिरने वाली छात्राओं को चोट भी लगी। इससे पहले इन छात्राओं को बचाने के लिए आयोजक आगे आए, लेकिन एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में जुटी हजारों छात्राओं की भीड़ से उन्हें बचाना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। इस दौरान भगदड़ में फंसी छात्राएं चिल्लाती रहीं, कई तो रोने भी लगीं। इन छात्राओं को जैसे तैसे बचा तो लिया गया, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया।
घटना के बाद वहां छात्राओं के जूते बिखरे नजर आए, लेकिन इस सारी अव्यवस्था के बीच मैराथन नहीं रुकी और रेस को पूरा किया गया और जीतने वाली छात्रा को इनाम भी मिला। यही नहीं, भगदड़ पर कांग्रेस नेताओं ने बेतुका बयान तक दे डाला। यह मैराथन सुबह सुबह शुरू हुई, जिसमें उमड़ी भीड़ को संभालने में आयोजकों के हाथ पांव फूल गए, जिसका नतीजा छात्राओं को भुगतना पड़ा और उन्हें चोटें आईं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया आर्यन ने तो बेतुका बयान देते हुए इस घटना की तुलना कुछ दिन पहले वैष्णो देवी में हुई भगदड़ से कर दी। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। और वैष्णो देवी का उदाहरण देना ये बताता है कि कांग्रेस सदैव लाशों पर राजनीति करती रही है। सियासी बयानबाजी के बीच बरेली के कलेक्टर ने मामले की जांच शुरू कर दी। तत्काल सिटी मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि वो इसकी पूरी प्रक्रिया की जांच करें। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों पर एफआईआर हो सकती है। पीएम मोदी के सख्त फैसलों की वजह से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लोग तक परेशान हैं। इतने परेशान कि वो 2024 में उनके हारने की दुआ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान की अभिनेता जावेद शेख ये कहते दिख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव हार जाए। ये वीडियो एक इंटरव्यू का है जिसमें एक सवाल के जवाब में जावेद शेख ऐसा कहते दिखते हैं। जावेद शेख वही अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान के पिता का किरदार निभाया था। पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ये कब बहाल आपको आपके नजदीक होते हुए दिख रहे हैं? ये मोदी साहब की वजह तो नहीं है? बिल्कुल मोदी साहब की वजह। 2024 में जा रहे हैं इंशाल्लाह। और इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान के कलाकारों का दर्द छलक उठा और ये साफ दिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के सख्त फैसलों की वजह से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लोग तक परेशान हैं। इतने परेशान कि वो 2024 में उनके हारने की दुआ कर रहे हैं। सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में पाकिस्तान के अभिनेता जावेद शेख ये कहते दिखे कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव हार जाएं। जावेद शेख, याद रखिए, वही अभिनेता जिन्होंने फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान के पिता का किरदार निभाया था। जावेद शेख की ये चाहत यूं नहीं है, असल में पाकिस्तान की तरफ से होने वाले आतंकी हमलों की वजह से भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बातचीत बंद की हुई है। भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने भी पाकिस्तान के आतंकियों को पालने की वजह से वहां के कलाकारों का बहिष्कार किया हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान के कलाकारों का भारत में धंधा भी बंद है और वायरल वीडियो के जरिए उनकी तकलीफ खुलकर सामने आ गई है। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी लोगों के लिए आफत बन गई। श्रीनगर और आसपास के ऊंचे इलाकों में इतनी बर्फ गिरी कि कई फ्लाइट रद्द कर दी गई। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दूर दूर तक सड़कों का नामो निशान ही नजर नहीं आया। हालांकि मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन रुक रुक कर लगातार हो रही बर्फबारी और मौसम बिगड़ने की वजह से विजिबिलिटी घट गई, जिसका असर उड़ानों पर भी पड़ा। आज जो दिन भर मौसम खराब रहा उसकी वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पे 34 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। परेशानी घर से बाहर ही नहीं बल्कि घर बैठे बिठाए लोगों के सामने भी आकर खड़ी हो गई। मकानों की छतों और बालकनियों पर बर्फ का ढेर जमा होने की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। यही नहीं, सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी चादर जम गई। राजस्थान के बीकानेर में बंद के दौरान दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एक रोज पहले वहां एक दुकान के विवाद की वजह से दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने एक आदमी पर हमला कर दिया था, जिसके विरोध में बीकानेर के कोटगेट इलाके में लोगों ने बवाल कर दिया। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग पर लोगों ने पुलिस के सामने ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। टायर जलाकर सड़क तक जाम कर दी गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बवाल कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ खदेड़ कर मारा। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए कुछ लोग आसपास की दुकानों में घुस गए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन में शामिल महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। इस पूरे बवाल से पहले प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। अधिकारियों ने पथराव कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। सभी मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, माताओं से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। भीड़ में शामिल कई लोग तो पुलिस वालों से ही भिड़ गए, उनसे हाथापाई करने लगे। हालात इस कदर बिगड़ गए कि प्रशासन को पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी बवाल नहीं थमा और लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी होने तक पूरे शहर को बंद रखने की धमकी दी, क्योंकि जिन बदमाशों ने हमला किया था पुलिस उनका सुराग तक नहीं लगा पाई। जबकि उस हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें तेजकरण अपने साथी के साथ एक बाइक से कहीं जाता हुआ दिखाई दिया। तभी कुछ बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। तेजकरण का साथी तो जैसे तैसे वहां से भाग निकला, लेकिन बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और फिर बीच सड़क पर उससे जमकर मारपीट की।
कोई उस पर लाठी बरसाता दिखा तो कोई तलवार से उस पर हमला करता नजर आया। बाद में सारे बदमाश वहां से फरार हो गए। वो अपनी बाइक से आ रहे थे, उनसे पीछे हमला कर दिया, मारने की फिराक से आए थे। बदमाशों के हमले में तेजकरण बुरी तरह घायल हो गया और उसे कुछ लोगों ने फौरन अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। गलवान घाटी से भारतीय फौज के कब्जे की तस्वीरें सामने आई है। ये वो तस्वीरें हैं जो चीन के प्रोपेगेंडा को करारा जवाब है। बताया गया कि ये तस्वीरें गलवान घाटी की ही हैं और नए साल की हैं। तस्वीरों में बर्फ की चादर के सामने तिरंगा झंडा लेकर खड़े भारत के जवान साफ दिख रहे हैं। इन जवानों के हाथों में 6 राइफल भी दिखी। ये दुनिया की सबसे घातक असॉल्ट राइफल मानी जाती है। इस तस्वीर की अहमियत इसलिए है क्योंकि नए साल पर चीन ने झूठे वीडियो फैलाए थे। झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि गलवान पर चीन का झंडा फहरा रहा है, लेकिन भारतीय फौज की इन तस्वीरों ने चीन के झूठे दावों की पोल खोल दी है। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चीन ने नया साल शुरू होते ही दुनिया के सामने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। चीन इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो पहले भी बनाता रहा है और इस तरह के वीडियो बनाकर उसने ये झूठ फैलाया कि गलवान की जमीन पर चीन का झंडा लहरा रहा है। ये कोशिश इसलिए भी ताकि भारतीय फौज को उकसाया जा सके या फिर दबाव बनाया जा सके, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। भारतीय फौज ने इस बार चीन की इस शरारत का जवाब संयम के साथ दिया और भारतीय जवानों की एक फोटो सामने आ गई जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तस्वीर में भारत के सैनिक गलवान घाटी में बिछी बर्फ की चादर पर तिरंगे झंडे के साथ खड़े दिखाई दिए। क्रूज से गोवा से मुंबई आए लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। इस क्रूज से करीब 2000 लोग साल के पहले ही दिन गोवा गए थे, लेकिन क्रूज का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसके बाद बाकी यात्रियों की जांच की गई थी, जिनमें 66 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिसके बाद इस क्रूज को यात्रियों समेत मुंबई भेज दिया गया, जहां क्रूज में सवार करीब 1900 यात्रियों की कोरोना जांच की गई। इन यात्रियों की जांच के लिए बीएमसी की टीम पहले से क्रूज टर्मिनल पर इंतजार कर रही थी। 1900 जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के लिए ये टेस्टिंग किट लेकर जाई जा रही है। जैसे ही क्रूज मुंबई पहुंचा, ये टीम अंदर चली गई और यात्रियों की जांच शुरू हो गई। आरटीपीसीआर टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग उनको अलाउ करेंगे। मुंबई से गोवा गए इस क्रूज में जो 66 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, उनमें 6 गोवा में उतर गए थे और उनका वहीं इलाज हो रहा है, जबकि बाकी 60 लोग मुंबई लौट आए। पीएम मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में 42,750 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद पीएम मोदी का पहला पंजाब दौरा है। फिरोजपुर दौरे के समय पीएम मोदी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। यही नहीं, पीएम मोदी फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, कपूरथला और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी का पंजाब दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पंजाब में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। पीएम मोदी के साथ मंच पर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एटीएस के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिनमें एक का सहारनपुर के देवबंद में शिलान्यास हो गया। शिलान्यास राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, लेकिन सहारनपुर के देवबंद में एटीएस का सेंटर सुरक्षा और सियासत दोनों के लिहाज से बेहद अहम है, जिसके लिए देवबंद के बारे में जानना जरूरी है। असल में देवबंद की पहचान दारुल उलूम की वजह से है, जो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में कुरान की शिक्षा के बहुत बड़े गढ़ के तौर पर होती है। देवबंद में 100 से ज्यादा छोटे बड़े मदरसे हैं। इनमें ज्यादातर के अपने छात्रावास हैं और छात्रों की गिनती हजारों में है। कुरान को पढ़ाने के लिए आसपास के कई मुल्कों के युवक दशकों से देवबंद आते रहे हैं, लेकिन सहारनपुर और आसपास के कई बीजेपी नेता पिछले कुछ साल में देवबंद का आतंकी कनेक्शन होने की बात कहते रहे। हालांकि अभी तक किसी भी जांच एजेंसी को कभी भी दारुल उलूम का कोई टेरर कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन अलग अलग आतंकी घटनाओं में आरोपियों का कनेक्शन दारुल उलूम से होने की बात सामने आती रही। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई आतंकी केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर में गिरफ्तार हुए, जिन्होंने देवबंद के दारुल उलूम से ही तालीम हासिल की थी। यही वजह है कि एनआईए और एटीएस जैसी एजेंसियों के अलावा देश की खुफिया एजेंसियां भी देवबंद पर हमेशा पैनी नजर रखती हैं। 2019 में जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिनका ताल्लुक इसी मदरसे से था और उन्हें पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हमले की पहले से खबर थी। पहले दिसंबर 2018 में एक साथ 13 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और सभी की शिक्षा देवबंद में हुई थी। इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकी एजाज शेख ने एक बार एजेंसियों को पूछताछ में बताया था कि उसके तीन साथी देवबंद में छात्र बनकर रह रहे हैं। 2019 में अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक में अलकायदा सरगना
आसिम उमर की भी पढ़ाई देवबंद में ही होने की बात सामने आई थी, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा के लिए पहचान रखने वाले देवबंद पर ऐसी खबरों का कभी कोई बड़ा असर नहीं हुआ। ऐसे ज्यादातर फतवे देवबंद से ही जारी होते हैं जिन्हें देश में कट्टरपंथी सोच के दायरे में रखा जाता है। अब उसी देवबंद में कमांडो तैयार करने का काम किया जाएगा। मतलब यह कि कट्टरपंथी सोच के गढ़ देवबंद में अब कमांडो तैयार करने की योजना है। 2000 वर्ग मीटर जमीन इस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए रखी गई है, जहां इसे बनाने का काम शिलान्यास के साथ ही शुरू हो गया। सहारनपुर का देवबंद यूपी में ऐसी जगह पर है जहां से उत्तराखंड और हरियाणा दोनों राज्यों की सीमा पास है। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर एटीएस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बेहद अहम साबित होगा, जहां न केवल कमांडो तैयार किए जाएंगे बल्कि 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे, जो आसपास होने वाली किसी भी मुसीबत से भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे। देवबंद समेत यूपी के 12 ऐसे शहर हैं जहां इसी तरह से एटीएस के कमांडो से ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, लेकिन इनमें सबसे पहले शिलान्यास देवबंद का ही किया गया है। जिन शहरों में ये सेंटर खोले जाएंगे उनमें ग्रेटर नोएडा, बहराइच, आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, मेरठ, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी और झांसी शामिल हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले देवबंद में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का सियासी मतलब भी है। मतलब यह कि केवल सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ राज्य सरकार की कठोर तैयारी का संदेश देना। योगी आदित्यनाथ के भाषण से भी ऐसे ही संकेत मिला। पीएम ने त्रिपुरा को कई योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एयरपोर्ट के टर्मिनल की नई इमारत का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना भी लॉन्च की। इस योजना के तहत चुने गए गांवों में पानी और बिजली के कनेक्शन के अलावा सड़क समेत सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। इस प्यार को डबल विकास करके लौटाऊंगा। कोरोना खतरे की वजह से नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप को टाल दिया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 29 जनवरी के बीच भोपाल में होना था। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले जिम्बाब्वे की टीम को बड़ा झटका लगा। उसके 4 खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अंडर 19 वर्ल्ड कप की शुरुआत 15 जनवरी से वेस्टइंडीज में होगी। यूपी में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। कानपुर और कन्नौज के बाद अब आयकर विभाग ने दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर और आगरा में कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे, जिनमें दिल्ली एनसीआर के बड़े बिल्डर और एस ग्रुप के मालिक अजय चौधरी का नोएडा वाला दफ्तर भी शामिल रहा। जो इस कंपनी के मालिक अजय चौधरी है, वो उनके ताल्लुकात कहीं न कहीं सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस छापेमारी को यूपी में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। जब चुनाव आते हैं, जो सरकार केंद्र रहती है उसने हमेशा यही काम किया है। समाजवादी पार्टी के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। आखिर समाजवादी पार्टी को मिर्ची क्यों लगती है? अखिलेश जी परेशान क्यों होते हैं? उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के जाने पर लगी रोक 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई। यमन में सेना और हूती विद्रोहियों में जारी तनातनी का एक और वीडियो सामने आया। वहां शब्बा में यमन के लड़ाकों ने हूती विद्रोहियों के एक ठिकाने पर कब्जा कर लिया। बताया गया कि ऊंचाई पर होने की वजह से ये बंकर विद्रोहियों के लिए मददगार साबित हो रहा था। और उतना ही यमन की सेना के लिए सिरदर्द भी, जिसके बाद लड़ाकों की एक बड़ी टोली ने वहां पहुंचकर विद्रोहियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस पर फतह पाने के बाद सेना का हौसला और बुलंद हो गया। हूती विद्रोहियों के बंकर को जीतने के बाद वो लोग जश्न मनाते हुए वापस लौट गए। नेटो देशों के साथ पहले से ही जारी तनाव के बीच रूस ने सर्बिया को घातक मिसाइलें देकर तनाव और भड़का दिया। रूस इससे पहले भी सर्बिया को लड़ाकू हेलीकॉप्टर और टैंक जैसे खतरनाक हथियार दे चुका है और एक सैन्य अभ्यास के दौरान इनकी ताकत भी परखी गई। सर्बिया की सेना के जवान रूस से मिली बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार होकर आगे बढ़ते नजर आए। इशारा मिलते ही उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अभ्यास में दुश्मन के ठिकानों पर घुसकर हमला करने की तैयारियां भी जांची गईं। लेकिन अभ्यास में सबसे खास रही रूस से मिली खास तरह की मिसाइल। कंधे या छोटे लॉन्चर पर रखकर दागी जा सकने वाली इस मिसाइल को देखने के लिए खुद सर्बिया के राष्ट्रपति वहां पहुंचे। बताया गया कि ये मिसाइल देखने में भले ही छोटी हो, लेकिन ये दुश्मन के टैंक और मजबूत से मजबूत बख्तरबंद गाड़ियों को पलक झपकते तबाह कर सकती है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।